सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे हैं देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं अनिल कमल ते रोजाना की तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत कर लें सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल। आज़ादी दिहाड़े की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई, आपने भी बहुत बहुत बधाई नील कमल जी। भी हम आज़ाद हैं और आज़ादी का जो यो दिन है इसने जो है पूरा देश जो है पूरा जश्न देश में मनाया जाने लग रहे, बड़ी धूमधाम से ये जो है मनाया जाने लग रहा नील कमल जी। एक बात मैं जरूर कहूँगा, आज के दिन पे सोशल मीडिया का जमाना आ रहा और सोशल मीडिया पे जो जानकारी हो है वो कई बार सही नहीं होती। एक पत्रकार साथी ने फोन करया भी, एक सूचना ऐसी थी उसके पास, अधूरी जानकारी थी कि किसी जगह का जिक्र कर दिया भी, उस जगह पर जो है प्रशासन ने इस तरह के आदेश जारी करे भी मीडिया कवरेज के लिए, जो स्वतंत्रता दिवस की जो कवरेज है उसके लिए मनाही कर दी भी, आपको जो है फुटेज उपलब्ध करा दी जाएंगी। मन में बड़ी सोचने की बात आई भाई, एक तरफ तो आज़ादी के 78 साल हमने पूरे कर लिए, 79वां साल आज हम मनाने लग रहे, और एक तरफ इस तरह से की मनाही, तो भी मनाही करने के कारण के थे, क्यों मना करना पड़ा, क्या ऐसी क्या बात थी भी मना करना पड़ा। तो इसके पीछे जरूर जाया जाए। जब इस बात की खोजबीन करी गई और साथियों से पूछा गया, सीनियर पत्रकारों से भी चर्चा करी गई इस बारे में, लास्ट की बात ये निकली भी जो सोशल मीडिया पर जानकारी थी वो गलत थी। किसी ने लिख दिया था सोशल मीडिया पर भाई जो है इस तरह से प्रशासन ने मनाही कर दी और अब जो है वो फुटेज उपलब्ध कराएगा। हालांकि सच्चाई इसमें ये थी कि प्रशासन ने कोई मनाही नहीं करी। कुछ पत्रकार साथी जब निरीक्षण होता है तो उसके शॉट लेने के लिए जीप के पीछे आगे चल पड़ते हैं। उस बात की बात थी भी, उसके जो है शॉट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, लेकिन इसी बात को तोड़ मरोड़ का जब पेश कर दिया दूसरे तरीके से तो फिर वो जो है गुमराह करने वाली बात होगी। इस बात को मेरा कहने का मतलब ये था, भाव ये था भी, सोशल मीडिया पे हमने जो जानकारी मिलती है प्राथमिक स्तर पे हमने उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और हमें जो है अपने स्तर पर कुछ ना कुछ उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए, खोज भी नहीं करनी चाहिए भी सच्चाई है कि, जैसे यहाँ सच्चाई करी और बात कुछ और पाई। प्रशासन ने ऐसा कोई मना करे ही नहीं था नील कमल जी। बिल्कुल कवरेज तो मना नहीं सी किया गया, मतलब कि ये गल जिहड़ी हैगी आ गल ये चली गई कि उत्थों रोक दिता गया कवरेज करन दो इत्थों ही। तो जे कवरेज करन तो रोक दिता जांदा, आज़ादी का असीं दिहाड़ा मना रहे हैं, तो की कवरेज नहीं की जा सकती या क्यों रोकया गया? ये बहुत वड्डे सवाल सीगे कि आज़ादी के दिहाड़े ते पत्रकारां नूं ही कवरेज उस समागम की करन तो रोक दिता गया। ये जिहड़े मैसेज है वो एक जिहड़ा कंट्रोवर्सी जिहड़ी है, कंट्राडिक्शन जिहड़ी है पैदा करदा सीगा। इस करके इसनूं जिहड़ा है वैरीफाई करना भी जरूरी सीगा कि इहदे उत्ते आपां गल कीती जावे। पर जदों गल निकली तां उहदी कवरेज जिहड़ी है उस समागम दी कीती जा रही सी, पर जदों मुख मंत्री या मुख मेहमान झंडा फहराउण दी रस्म अदा करदा, उहदे बाद च वो परेड दी जिहड़ा निरीक्षण भी करना हुंदा। गड्डी ते बैठ के वो परेड वाल जांदे ने, पर कई बार की हुंदा उस समय बहुत सारे जिहड़े लोग ने वो कवरेज के चक्कर च जां तां गड्डी दे अगे पिछे भजदे ने या फिर नाल दी नाल ही चले जांदे ने। तां जिहड़ी गल निकल के सामने आई वो ये आई कि बाकी कवरेज तुसीं करो, वो जिहड़ी कवरेज की फुटेज या फिर होर जिहड़ा डाटा हैगा वो तुहानूं प्रोवाइड करवा दिता जाएगा। तो गल इत्थों जिहड़ी हैगी आ वो साफ हुई भी कवरेज तो नहीं रोकया गया, सिर्फ उस चीज़ के लिए रोकया गया सी ताकि किसी तरीके की परेड के निरीक्षण दे विच जिहड़ा व्यवधान ना आवे। कई बार जिहड़ी जानकारी हैगी आ वो दूसरे संदर्भ दे विच बंदा समझ लैंदा, तां ये गल करन दा अज दा जिहड़ा हैगा साडा मकसद सीगा। अज आज़ादी का दिहाड़ा पूरी देश भर दे विच जिहड़ा हैगा वो मनाया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुणां ने दिल्ली विखे राष्ट्रीय झंडा फहराया। हरियाणा के मुख मंत्री ने राज पद्धरी समागम रोहतक के विच जिहड़ा होया उत्थे राष्ट्रीय झंडा फहराया। तो पंजाब के मुख मंत्री हुणां ने जिहड़ा है वो फरीदकोट के विच जिहड़ा राष्ट्रीय झंडा फहराया ते अपनी अपनी जिहड़ी हैगी है उस सूबे की तरक्की की गल कीती ते देश के शहीदां नूं, फौज के जवानों नूं जिन्हां ने अपनियां जानां दे के इस आज़ादी नूं बरकरार रखिया, उन्हां नूं श्रद्धांजलि भी भेंट की ते ये जिहड़ा आज़ादी दिहाड़ा है उन्हां नूं समर्पित भी किया।
ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੌਖੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ तो उस तो पहला आउंदे हमलावरां ने बहुत बार लुटिया। बिल्कुल नीलकमल जी, इससे पहला मैं आपकी बात का जवाब दूं, भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी। इसके लिए हम ना क्या करना होगा और क्या हम करे थे जिससे भारत ना सोने की चिड़िया क्या करते, उस सारी बात पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक मीडिया हाउस में मैं पढ़ रहा था उसकी रिपोर्ट पर, रिपोर्ट जो थी वो बड़े जो हैरान करने वाली थी कि हम किस तरह से सोने की चिड़िया थे। अगर हम उसने पढ़ें और उस पर अमल करें तो हम आज भी जो है सोने की चिड़िया बन सकते हैं। और आगे जो हमारी जीडीपी है, जिस तरह की हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते हैं कि हम आज इस स्थान पर हैं और आने वाले टाइम पर उस स्थान पर हम चले जाएंगे, जा सकें उसके लिए हमने काम करना होगा, उद्योग धंधे लगाने होंगे और जो निर्यात है वो बढ़ाना होगा। इन सारी बातों का आज हम जिक्र जरूर करेंगे नीलकमल जी। इससे पहले मैं जिस तरह की आपने बात करी थी आज स्वतंत्रता दिवस की, 79वां स्वतंत्रता दिवस जो है मनाने लग रहे, बड़े उत्साह से मनाया जाने लग रहा है। सीएम नायब सैनी जो है चीफ गेस्ट के तौर पर और रोहतक में पहुंचे और फरीदाबाद में जो खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उन्होंने जो है अपने कार्यक्रम में बारिश में ही परेड का निरीक्षण किया। बारिश, और बारिश की बात मैं इसलिए करी क्योंकि बारिश बरसातों का मौसम है और हरियाणा और पंजाब में, हिमाचल में सारी जगह बारिश खूब हो रही। बिल्कुल बारिश हुई, आज भी बारिश हुई, बिल्कुल आज भी बारिश हुई। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ अलर्ट भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, येलो अलर्ट, येलो अलर्ट था बारिश का। तो बारिश, खूब बारिश रही। लेकिन बारिश के बीच में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह है ये चलता रहा। हालांकि कई जगह पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे वे जो है जरूर उनमें फेर बदल कराया गया, कैंसिल जो है जरूर हुए। जो सुभाष चंद्र बराड़ा है वो एक कार्यक्रम में जो है सिरसा में राज्यसभा सांसद धोती कुर्ता पहन कर गए और उन्होंने वहाँ ध्वजारोहण करने के लिए वो वहाँ पहुंचे थे। धोती कुर्ता हरियाणा की आन बान शान है और वो जो है अपने इस ये कह दो कि पहनावे में वहां पहुंचे तो लोगों ने उस बात को खूब सराहा, अच्छा लगा, सोना लगा। नारनौल में जो स्वतंत्रता दिवस के समारोह के समापन के बाद गर्मी में 3 छात्राएं जो है वो बेहोश होगी, एक स्काउट और 2 छात्राएं जो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाली थी। मतलब कड़ी गर्मी थी और कड़ी जो है तेज धूप थी। डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की माता को सम्मानित करे जो है और उनसे अपना जो है आशीर्वाद भी लिया। तो ये जो हमारे जो कार्यक्रम थे नीलकमल जी, पूरे देश में जो है ये कार्यक्रम मनाए जाने लग रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ कार्यक्रम भी हो रहे ਨੇ। पर ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। बिल्कुल नीलकमल जी, मैं बात मेरी याद आएगी, सियासत से पहले मैं आपकी दूसरी बात का जवाब जरूर दे दूं। आपने एक बात शुरू करी थी भाई जो है ना सोने की चिड़िया वाली बात रह जाती अधूरी और बात जो है मामला हो जाता खराब। भाई जो बात शुरू कराया तो उसको पूरी जरूर करना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत से 64 ट्रिलियन डॉलर जो है वो लुटे थे। बुनकरों के जो है हाथ काटे गए थे और किसानों को कर्ज में डुबो दिया था। 6 करोड़ लोग भूखे में मर गए थे। ये जो एक्सप्लोजर था, मैं इसने पढ़ने लग रहा था, ये एक स्टोरी थी एक मीडिया हाउस की और ये स्टोरी मैंने बड़ी पसंद आई। जिक्र करने का मन जरूर होया कि आपके साथ जिक्र करूं भी किस तरीके से भारत सोने की चिड़िया थी और किस तरीके से हम आज भी जीडीपी में नंबर 1 आ सकें, मतलब सोने की चिड़िया बन सकें। नादिर शाह का नाम तो सबने सुना होगा। ईरान के बादशाह जिसने जो है 1739 में मुगलों पर हमला कराया और दिल्ली को लूटा। उस टाइम मुगलों का राज था। नकदी के साथ साथ जो है 300 हाथी, 10,000 घोड़े और हीरे जवाहरात लाद कर ले गया। और आज के हिसाब से इस लूट ने बहुत बड़ी लूट कहेंगे 12 लाख करोड़ रुपए की यह लूट थी अगर उस टाइम के बात करें।
इतिहास के सबसे बड़े लुटेरों में शुमार नादिर शाह भी अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं थे। क्योंकि हम बात अंग्रेजों की करने लग रहे। 78 साल हमने आजादी के हो गए और हमने उस लूट को बहुत बड़ी बताई, भी बहुत बड़ी लूट थी, लेकिन जिस तरीके से इस देश को लूटा गया अंग्रेजों ना, वो लूट तो उसके आगे कुछ भी नहीं थी। अगर आज के हिसाब से कीमत की बात करें, जिस तरीके से अंग्रेज जो है इस देश ने निचोड़ का ले गए, तो 64 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग करीब 5600 लाख करोड़ रुपए थे। ये इतना पैसा था जिससे अगर लंदन में 500 के नोट बिछाए जावा तो न्यू बतावा भाई 47 बार जो है पूरे के पूरे लंदन को ढका जा सका। ये इस मीडिया हाउस की उसमें रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था जो उन्होंने खबर दे रखी थी। तो बड़ी हैरान करने वाली बात लगी भी आज के टाइम में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बालक हैं, वो अमेरिका जावें, लंदन जावें, कोई जो है इटली जाने लग रहा है काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसा इतना था कि हम सारे के सारे इन्होंने ढक सके थे। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? क्योंकि हमारे साथ जो है लूट मिची और अंग्रेजों ने, मुगलों ने, और जिसने भी मौका लगा, जिसने भी इस देश पर राज करा, वो उसने लूट कर ले गए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, मैं बात करूं किले की, ताजमहल की, ताजमहल में आज भी निशान इस बात के हैं कि वहां पे जो है हीरे जड़े हुए थे, और जो अंग्रेज थे या जो दूसरे लोग थे लूटने वाले, वो वहां से जो है नोक से पत्थरों में से हीरे काट का ले गए थे नीलकमल जी। तो इस बात का तो आज भी वहाँ ये चीजें निशान देखने को मिल जाते हैं। इस सारे सिस्टम को बनाने के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं भी जो है वहाँ का तंत्र मजबूत हो, आने जाने के साधन मजबूत हो, यातायात के साधन हो। और मुगलों ने जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया था। मुगल बादशाह ने देश के सभी जो है जो बिजनेस सेंटर थे उनको आपस में जोड़ने का काम करा था, सड़कों का जाल बिछाया था, और जो है निशानदेही दूरी जानने के वास्ते कोस मीनार बनाए गए थे, नदियों के जो है पुल वो बनाए गए थे। यूं तो करा था ना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार काम करने के वास्ते। आज भी वो जो कोस मीनार है सड़कों के किनारे, कई बार आप देखोगे जीटी रोड पर एक तिकोना सा जो है वो खंबा सा खड़ा मिला है, उसने कोस मीनार को है। मध्यकाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला रास्ता जो है वो रेशम मार्ग से जुड़े हुआ था, और बीजिंग से शुरू होने वाला ये रास्ता कासगंज, समरचंद, बलक और काबुल होते हुए एशिया को जोड़े करा था। बिल्कुल सिल्क रोड के नाम के नाल इहनूं जाणिया जांदा। मतलब इन्हों कह सका भी व्यापार और उद्योग करने वास्ते जो रास्ते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। आज की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसका इस ओर पूरा ध्यान है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा मजबूत करे जाने लग रहा। आज जो है सड़कों का जाल बिछा दिया, और कोई सड़क ऐसी नहीं है जो किसी गांव से, किसी राज्य से, किसी स्टेट से या किसी डिस्ट्रिक्ट से ना जुड़ी हो। हर गांव जो है अपने डिस्ट्रिक्ट से जुड़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट से, सारा का सारा जो है जाल बिछे हुआ है। आज हमारी जो सड़क है वहां तक पहुंच गई जहां जो है जाना पैदल भी मुश्किल होया करा था। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करने की नीलकमल जी इसमें बात थी। मध्यकाल में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करने वाली बात थी उसकी हमने बात इस पर करी थी। तो भारत में अंदरूनी रास्ते लाहौर में इससे मिलते थे, और ये जो मुल्तान, कंदार, बगदाद, फरात नदी को पार करके अलेप्पो, सीरिया तक जाया करते थे। वहां से समुद्र के रास्ते जो है यूरोप जाना आसान था, वहां के रास्ते इसमें बनाए हुए थे। इंडियन मर्चेंट नेवी के रिकॉर्ड से इस बात का पता चला कि अकबर के शासनकाल में मर्चेंट नेवी के बेड़े में 40,000 जहाज थे। यह बात होगी यातायात के साधनों की। पहले बात थी सड़कों की, ये थी यातायात के साधनों की। भी किसी चीज को व्यापार करने के लिए हमने इनकी जरूरत पड़ा, उनके ये मजबूत थे। और इतिहासकार आशीन दास गुप्ता के मुताबिक 17वीं शताब्दी में भारतीय समुद्री व्यापार का स्वर्ण युग था उस टाइम। तो अंग्रेजों से पहले दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी था भारत।
जिसको आज हम नंबर 1 पर ले आने वास्ते जो है तड़फ रहे हैं और अपने तरीके से जो केंद्र सरकार है वो काम करने लग रही, और हम दावा करते हैं कि हम इस नंबर पे आगे और आने वाले टाइम में इस नंबर पे आएंगे। 2047 में देश ने विकसित कराने की बात कर रहे, लेकिन वो टाइम भी था जब हमारी जीडीपी जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 थी। 17वीं शताब्दी में भारत आए ब्रिटिश के राजदूत थॉमस से मुगल बादशाह जागीर के दरबार का ब्यौरा उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा, और सोने के आभूषणों उसमें उन्होंने लिखा किताब में, उसकी मैं बात करने लग रहा भी इतनी अमीर था भारत देश। सोने के आभूषणों से लदा बादशाह तराजू के एक पलड़े में बैठा था और दूसरे पलड़े में रेशमी थैले भरे जाने लग रहे थे, और वो थैले थे सोने के हीरे जवाहरात के। उनको जो है फिर पब्लिक में, जनता में, सेवेदारों में बांट दिया जाया करता था। और यह प्रक्रिया एक बार नहीं कई बार हुई। इतनी दौलत ने देख कर तो उन्होंने किताब में लिखा भी क्या देश में, दुनिया में इतनी दौलत भी हो सकती है, लेकिन हाँ भारत में थी। उसको जो है लोगों ने लूट लिया। अमेरिकी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट J.T. सुडरलैंड ने अपनी किताब में लिखा द इंडिया इन बोल्डेज द राइट टू फ्रीडम एंड एस प्ले अमंग ग्रेट नेशन में लिखा भी अंग्रेज भारत की अमीरी से आकर्षित होकर यहाँ आए थे। अंग्रेज ही नहीं, मुगल भी आए थे और दूसरे भी आए थे। हम इतने अमीर थे, हमारे को लूट पाट करने के लिए वो यहाँ आए थे। भारत अमीर था, अंग्रेज आए थे एक व्यापार करने के माध्यम से। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी और कंपनी के माध्यम से, व्यापार करने के माध्यम से वो यहाँ पहुंचे, और धीरे धीरे जो है उन्होंने पूरे जो हमारे व्यापार पे कब्जा कर लिया। एक बात उसमें युद्ध की थी कि कोई युद्ध कहीं लड़े चल रहा था। पहले होया था कि हम जो है अपने जो हमारे प्रोडक्ट थे उनको हम तैयार करे करा थे। कैसे हम नंबर 1 थे, हमारे जो कच्चा माल था उस कच्चे माल से हम, चाहे कपड़े की बात कर लो, कपड़ा बनाया करा थे, या जो दूसरी चीजें हैं, मसाले भी हम बनाया करा थे, वो सारे के सारे निर्यात हुए करा थे। तो अंग्रेजों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो हमारी कपास की खेती हुए करा थी, जिससे हम कपड़ा बनाया करते, वो कपास हमारे से खरीदने लग गए, और जो हमारे किसान थे उनको बना दिया कर्जदार। वो टाइम आ गया जब वो कपड़ा बनाना छोड़ गए और जो है अंग्रेजों को सारा का सारा कपास जो है, ज्यादातर कपास अंग्रेजों को बेच दिया करते। फिर वो अंग्रेज इस इंफ्रास्ट्रक्चर के से अपने देश में ले जाकर वहां से बनाते कपड़ा, और उसी कपड़े ना कई गुना मूल्य पे जो है भारत में बेचे करते। तो मारा पीसा हमने खेती करी और उसको जो है माल तैयार के रूप में हमारे को बेच दिया था। भी जितना आयात हम करेंगे तो देश का पैसा उतना ही बाहर जरूर जाएगा। तो बात नीलकमल जी इसमें ये थी कि हमने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो हमने निर्यात करनी चाहिए। जो कच्चा माल है उसका यही कुछ ना कुछ बनाकर विदेशों में भेजना चाहिए। मसालों के लिए हम बड़े फेमस थे, हमारे मसाले जो है विदेशों में जाया करा थे, कपड़ा हमारा जाया करा था। तो बहुत अमीरी का वो टाइम था नीलकमल जी भारत का। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनसिस के प्रोफेसर एंगस मेडिसन के मुताबिक 17वीं शताब्दी में मुगल राज के दौरान दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 24.4% थी। यानी कि अगर दुनिया में 100 रुपया की हम बात करें तो 100 रुपये का उत्पादन होता था, तो उसमें 24.4 रुपये भारत के हुए करना थे। और आज की स्थिति जो है कुछ और थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बर्बादी की हम बात करें इसमें, भाई कामगारों के उसमें अंगूठे काटे गए, करके जो चरखे थे हमारे उन्हें तोड़े गए। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापार करने भारत आए, सेना बनाई और जंगें लड़ी, और आखिरकार 1857 में भारत पर ब्रिटेन के महारानी का सीधा नियंत्रण हो गया। जो इसमें लिखा था उसकी मैं ये बात करने लग रहा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वेन बेकर की किताब है एम्पायर ऑफ द कॉटन द ग्लोबल हिस्ट्री के मुताबिक ढाका का जो मलमल था वो दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा हुआ करा था, और उसमें जो 1851 में इसकी कीमत 5500 से लेकर 43,200 रुपये प्रति गज थी, और ये आज के हिसाब से 7.5 लाख रुपए से लेकर 60.40 लाख रुपए तक प्रति गज के बराबर था। मतलब इतना महंगा कपड़ा भारत में बनाया करा था और वो बिके करा था। तो फिर क्यों नहीं भारत जो है सोने की चिड़िया होगा। तो आज भी जो है अगर हम बात करें इसी तरीके से वो काम करे जाए तो आज भी जो है देश सोने की चिड़िया इसमें नीलकमल जी बन सकता है।
जी ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤਾਂ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 2019 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2025 ਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹੀਏ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ उम्मीदवार नहीं उतारा। जी आपकी बात में बीच में रखूं, पिछले दिनों आपके याद होगा हमने एक बात करी थी कि कितने ही राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा रखा और जो है इलेक्शन तो कभी जीते नहीं, लेकिन उनकी आमदनी घनी बढ़ गई थी। तो इस तरह का भी लालच जो है जरूर हुआ राजनीतिक दलों ने, जिसकी आप बात करने लग रहे जी। बिल्कुल, वो तो मानता प्राप्त नहीं सीगे, पर हाँ इलेक्शਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਬਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ख़त्म ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਆਈ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਭੇ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਾਰਨੌਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੱਸੀ ਪੇਟਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੱਸੀ ਪੇਟਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ हैगी है। बिल्कुल नीलकमल जी, बीजेपी के एक नेता ने तो इन धमकियों पर न्यू भी कह दिया था, हरियाणा के नेता ने भी धमकी फोन पे के धमकी इंटरनेशनल कॉल ते धमकी तो वो हुआ जो आमने सामने एक आदमी ने देवा। मतलब इन धमकियों ने वो डिनाई करके थे। हरियाणा के एक बड़े नेता थे, मतलब भाई धमकी तो धमकी है किसी ने फोन पे दी या फिर किसी ने जो है किसी चिट्ठी पत्री के माध्यम से दी या मेल से दी। भाई उस अब पीछे हम बात कर रहे हैं कोर्ट की, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, किसने धमकी दे दी भी कोर्ट में बम है, मेल आ गई, तो क्या उसने हम धमकी नहीं मानने के? धमकी मानी को सारा कोर्ट जो है खाली करे गया और सारे कोर्ट में उस बात की जो है जांच वो की गई। कई बार कई तरह की धमकियां आई। एक बार सचिवालय में धमकी आ गई थी, हरियाणा के सिविल सेक्रेटरीट है जो हमारा, उसमें धमकी आ गई थी भाई यहाँ पे ह्यूमन बम है, बम की बात होगी, वो भी सारा का सारा खाली गया। भी धमकी तो धमकी होता है, लेकिन हरियाणा के एक नेता जी ना ऐसी धमकी को धमकी नहीं मानते, अपनी ही विचारधारा पे वो बदल जाए। भाई एक तरफ तो मेल वाली धमकी दी सारी की सारी जांच होने लग रही, और दूसरी तरफ जब कोई विदेशी फोन से धमकी देता तो उसने कहा था भैया धमकी नहीं होती नीलकमल जी। तो बात ये कहने की है भी जिस तन लागे सो तन जाने, और क्या जाने पीर पढ़ाई। भाई जिसका लगा ना उसी ने पता लगा, जिसने धमकी मिला भी धमकी क्या चीज हुआ। फिलहाल नीलकमल जी मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा। 15 अगस्त है आज, स्वतंत्रता दिवस मनाने लग रहे, और जो है 18 अगस्त की शायद बात थी, 18 अगस्त तक जो है हिसार पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करनी थी। वो नीलकमल जी उसके ज्योति मल्होत्रा के मामले में, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की बात करने लग रहा है। हिसार पुलिस का दावा व्यू आया, उसमें चार्जशीट दाखिल करी। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जो है जासूसी करी थी, उनके जो मोबाइल से ISI एजेंटों से बातचीत के सबूत मिले, और 2500 जो पन्नों की जो वो चार्जशीट है वो उन्होंने दाखिल करी। उसमें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में वह जेल में बंद है। और हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर जो है ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ SIT ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने नीलकमल जी चार्जशीट की जो रिपोर्ट है वो जमा कर दी। और 2500 पन्नों की यह रिपोर्ट है, 3 महीने लगे लगभग इस रिपोर्ट को तैयार करने में। और उन्होंने दावा करा भी कड़ी मेहनत और जो सबूत हैं
वो हमने इकट्ठे करे हैं। इससे पुलिस का दावा इसने कन्फर्मेशन यह करी भाई जो ज्योति मल्होत्रा पर लगे जो आरोप थे वो चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी जो है वो करे करा थी। लगातार वो जो है आईएसआई एजेंटों के संपर्क में थी और एजेंटों पे हर सवाल का वो जवाब दिया करा थी। पाकिस्तान के एजेंटों में ज्योति मल्होत्रा भारत के विरोधी जो जानकारियां थी वो शेयर जो है वो करे करा थी। इस बात की उन्होंने बात कही। ज्योति के मोबाइल खंगालने पे पाक के जो उच्चायुक्त में तैनात थे एहसान उर रहीम दनिश की जो बात पहले हुई करा थी, दनिश अली से लंबी बातचीत है इसमें। और आईएसआई एजेंट शकीर हसन अली के अलावा नासिर ढिल्लों से भी लंबी बातचीत की इसमें बात जो है निकल सामने आई। पुलिस ने जो है 2500 पन्नों की एक जो है चार्जशीट इसमें दाखिल करी। 3 महीने में चार्जशीट जो है ये तैयार करी और इसमें जो है एक जांच और रहने लग रही। भाई जो पहलगाम का हमला हुआ था उसकी जांच पेंडिंग है। भाई उसमें ज्योति मल्होत्रा का क्या कुछ हाथ था या नहीं था, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा ने जो है पहलगाम की भी कोई वीडियो बनाई होगी, उसकी जांच करने लग रही। क्योंकि उसके बाद जो है वो पाकिस्तान गई थी और वीडियो के बाद तो इस बात की भी जांच करना लग रही उस हमले में भी क्या इसका कोई हाथ था या नहीं था। तो ये जांच प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के जो वकील साहब थे वो यूं क्या कर रहे थे अगर इतने दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो फिर वो जो है अपनी एप्लीकेशन उसमें लगाएंगे। फिलहाल जो है ये चार्जशीट दाखिल होने की बात होगी और दावा करा जा रहा है अभी सबूत पक्के हैं और वो इस तरह से सामने जो है उसमें आ जाएगी बात। भी सच्चाई है कि सबूत कितने जो है ठीक है मजबूत है, क्या ये वास्तव में सच है कि वो जो है एजेंट के तौर पर काम करने लग रही थी या फिर नहीं। जी बिल्कुल चार्जशीट जी कर दी गई है क्योंकि पहलगाम हमले तो बाद जी हैगी है ऑपरेशन सिंदूर तो उसनों लैके बहुत सारे यूट्यूबरां दे उत्ते भी जिहड़े हैगे आ शिकंजा कस्या गया तो ज्योति मल्होत्रा का नाम भी प्रमुखता दे नाल जिहड़ा हैगा वो सामने आया। फिलहाल प्रोग्राम 'च गल्लां होर भी हो सकदियां, चर्चा होर भी हो सकती है, पर समा जिहड़ा हैगा वो अगे वधन की इजाजत नहीं दे रहा। वेला हो चले इस वेले तुहाडे तो इजाजत लैण दा। फिर मिलांगे इसे प्रोग्राम दे विच। तद तक लई मैनूं ते सतीश कुमार सीकरी नूं तुसीं दिओ इजाजत। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। धन्नवाद। राम राम जी।